कोविड 19 के इस वैक्सीन से जुड़े ही आज कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढेंगे। बहुत सारे सवाल जुड़ रहे हैं जैसे जैसे वैक्सीनेशन का दौर और लोगों में ये भाव समझ में आ रहा है लोगों को कि देखिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, ये टीका जो है यही संजीवनी है, यही है वो तरीका जिससे कि हम कोविड 19 या कोरोना वायरस से पार पा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है तो फिर सप्लाई का अभाव भी आ रहा है। इससे जुड़े कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं लोगों के मन में कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं वैक्सीन कब लगाऊं, अगर मुझे ये है तो फिर मैं क्या वैक्सीन लगा सकता हूं, ये कोमॉर्बिडिटी है, ये फिजिकल कंडीशन है, मेरी अंडरलाइन कंडीशन है तो क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूं, अभी अगर मैं कोविड 19 से ठीक हुआ हूं, अभी हाल में कोरोना से ठीक हुआ हूं तो मैं कब वैक्सीन लगा सकता हूं, और एक वैक्सीन डोज और दूसरे वैक्सीन डोज के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फर्क है, और अगर मैंने पहली डोज कोविशील्ड की लगाई है तो क्या मैं दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा सकता हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों से का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट जो कि वैक्सीन के बारे में हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टर जो हैं संजय राय जी, डॉक्टर संजय राय जी। डॉक्टर संजय राय नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और लोगों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। तो शुरू करें डॉक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल, मैं उसी के लिए बैठा हूं। डॉक्टर साहब जी, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आसानी से वैक्सीन कब मिलेगी सर? ये बताना तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बता सकता हूं कि वैक्सीन कितनी कारगर है या किनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन मिलेगी, देखिए थोड़ा सा जो है डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं है। इस सप्लाई को कम किया जा सकता है कुछ अगर साइंटिफिक जो भी एविडेंसेज हैं उस पे। जैसे एक है किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन देना। कोई भी हमारे पास दुनिया में ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि उसका कोई बेनिफिट है। इस एजम्पशन के साथ देते हैं हम कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन जो है बेटर हो सकता है, बूस्टर का काम करेगा, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। आज की डेट में नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबे दौर तक और अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। अब तो 15 करोड़ से ज्यादा केसेस हो गए हैं। अभी जो है आप लोगों को भी अनुभव हो रहा होगा और ये हम लोग पिछले 6 महीने से कहते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन अभी दे रहा है और उनको प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं लेना चाहिए। कल अगर ऐसा एविडेंस आ जाता है कि नहीं उनको भी देने की जरूरत है तो उनको देना चाहिए। अभी ये माना जाए कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है जो आज की डेट में उसकी जरूरत नहीं है। अब क्यों गाइडलाइंस में आया हुआ है WHO से लेके, WHO ने कल माना है कि हाँ नेचुरल इन्फेक्शन इज आल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन लाइक वैक्सीन, वो भी गलत है, मैं उसको भी नहीं मानता हूं। आज की डेट में जितनी एविडेंसेज वो ये कहते हैं कि बेटर प्रोटेक्शन देन एनी वैक्सीन, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हिंदुस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो गया तो एटलीस्ट 4 करोड़ डोज हम बचा लेंगे। और यह रिकमेंडेशन जो है साइंस की बेसिस पे किया जाना चाहिए। हम जो है शायद डिले कर रहे हैं कि सबको दे दें सबको दे दें, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सारा डिजिटल डेटा है, उनको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है या उनको मैसेज दिया जा सकता है कि आपको जरूरत नहीं है। अगर ये क्लियर कट हम मैसेज दें तो लोगों में इतना कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेके, मुझे कोरोना हो गया, 1 डोज लिया था उसके बाद कोरोना हो गया, या 2 डोज लिया था कोरोना हो गया, तो क्या मैं दूसरी वैक्सीन ले लूं? पहले मैंने कोविशील्ड ली थी या पहले मैंने कोवैक्सीन ली थी। तो इस टाइप की जो भी कंफ्यूजन है वह नहीं रहने चाहिए। होता क्या है कि काफी लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं जिनको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नाम बड़े हैं इसलिए कर देते हैं, उसका डिस्कशन कर देते हैं और वो लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। पब्लिक हेल्थ में हम ये कहते हैं हमेशा कि लिमिटेड मैसेज दो, बट जो मोस्ट इफेक्टिव मैसेज हो वह दो। 50 दोगे तो 5 वो उसको याद कर लेंगे लोग जो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए जो है क्लियर कट मैसेज होना चाहिए तो लोग खुद ही नहीं आएंगे और इस मिस मैच को खत्म किया जा सकता है। और दूसरा है सप्लाई जो है बढ़ा के कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा किया जाए, जो भी एफर्ट्स करने पड़े मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करना चाहिए और तभी जो है वैक्सीन की जो पूर्ति को जो है हम पूरा कर पाएंगे जो डिमांड है। और डेफिनेटली वैक्सीन ही लॉन्ग टर्म अभी तक सोल्यूशन है, तो वैक्सीन देना चाहिए, बट उनको देना चाहिए जिनको जरूरत है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है बुजुर्गों को, जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ है उनको। उसके बाद क्योंकि जान बचानी जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी जो है जैसे जैसे है जो है कि 18 साल से ऊपर
के लोगों को 18 से 45 वर्ष पहले उनको ना कवर करके हमें पहले उन लोगों को कवर करना चाहिए जिनमें जान का ज्यादा खतरा है, वो अब कंप्लीट कर लें तो इस ग्रुप में जाना चाहिए। और जिनको भी हो चुका है, चाहे वो किसी ग्रुप में हो, उनको जरूरत नहीं है। जी हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोविड-19 यानी कोरोना हो चुका है तो फिर उनको वैक्सीन पे उनको वैक्सीन की जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी एक तरह के एंटीबॉडीज है, यानी कि शरीर में लिम्फोसाइट जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है कि अगर आपको ये बीमारी होती है तो आप इससे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 डोजेस के बीच का जो अंतराल है ये कितना होना चाहिए, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये क्या अंतर में फर्क है क्या? क्योंकि आज कोविशील्ड की कुछ फ्रेश गाइडलाइंस भी निकली हैं, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो कोई भी कब इफेक्टिव होगा वो उसी के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, सेफ्टी के लिए किए जाते हैं, इफेक्टिव कितना वैक्सीन है उसके लिए किए जाते हैं, और कितना ज्यादा उसको और इफेक्टिवनेस उसको बढ़ाया जा सकता है। जो कोवैक्सीन है, जो हिंदुस्तान की पूरी तरीके से इंडिजिनस है, भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है, उसके सारे क्लिनिकल डेवलपमेंट से लेके क्लिनिकल ट्रायल तक सारे फेजेस के यही हुए, प्री क्लिनिकल ट्रायल भी यही हुए। उनका जो है 4 वीक इंटरवल पे ही है आज की डेट तक। सो 4 to 6 वीक में कभी भी 4 वीक के बाद दिया जा सकता है। जितना आप डिले करेंगे उतना ही प्रोटेक्शन जो है आपका डिले होता जाएगा, क्योंकि 2 डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद माना जाता है कि प्रोटेक्शन हो रहा है। तो अगर आपने डिले कर दिया तो इसलिए जो है उसमें डिले करने की जरूरत नहीं है आपका, नहीं तो प्रोटेक्शन डिले हो जाएगा। जहां तक कोविशील्ड है, कोविशील्ड का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था यूके, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट इन 3 कंट्रीज में हुआ था। वो साउथ अफ्रीका के डेटा को उन्होंने पब्लिकेशन में नहीं लिया था, ब्राजील एंड यूके का लिया था, जिसमें उन्होंने 4 वीक इंटरवल पे दिया था। उसमें उनकी जो एफिकेसी 62.1% आई थी। बट उसमें जब उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस किया, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में भी सभी लोग नहीं आ जाते हैं 4 वीक पे, कुछ लोग 6 हफ्ते पे, 8 हफ्ते पे आए, प्लस बाद में भी जब वैक्सीन का रोल आउट हुआ तो उन्होंने देखा कि जो लोग 8 हफ्ते पे ले रहे हैं या 6 वीक के बाद ले रहे हैं, उनमें इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा हो रहा है, उनमें प्रोटेक्शन लेवल बेटर है जो लोग 4 वीक से। तो फिर उनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी गाइडलाइन चेंज की बेस्ड ऑन उनके रिकमेंडेशन, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के रिकमेंडेशन पे, कि इसको 6 to 8 वीक कर दिया जाए। अभी की गाइडलाइंस में 6 to 8 वीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो लोग 12 वीक बाद ले रहे हैं उनको जो है और बेटर प्रोटेक्शन है 6 to 8 वीक से लेने के बाद भी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर 12 वीक का ये 3 महीने का गैप हो जाएगा तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है अच्छी तरीके से। तो जो है पब्लिक हेल्थ में हमेशा हम कहते हैं कि बैलेंस करना पड़ता है कि बेनिफिट कितना है और रिस्क कितना है। अगर रिस्क कम हो गया तो 12 वीक किया जा सकता है, बट अभी जिस तरीके से रिस्क ज्यादा है उसमें 12 वीक का करने का जो है पॉइंट नहीं है। 6 to 8 वीक जो है, जो उनका पहले का रिकमेंडेशन था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी की हुई है, वह सही है। जी हाँ। सो कोवैक्सीन 4 वीक। तो अगर मैं आपसे, तो मेरा अगला सवाल तो कोविशील्ड 6 to 8 वीक। हाँ जी, बताइए। जी, तो कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते और कोविशील्ड जो है 6 से 8 हफ्ते। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आप कई जगह जो है ये वैक्सीन की डोसेस और सप्लाई का अभाव है, तो जो दूसरी डोज के लिए जो रुके थे, जो कम से कम 6 हफ्ते रुके थे या 7 हफ्ते रुके थे, अब जो है वो 9वां हफ्ता 8वां हफ्ता खत्म होने आ रहा है, 9वां हफ्ता शुरू हो रहा है, 10वां हफ्ता हो गया, तो अब अगर ये मेरे 2 डोजेस में डिले होता है तो क्या मुझे फिर से 2 डोजेस लेनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ही मैंने बताया कि इवन 12 हफ्ते पे और प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। ये जो उनके रिकमेंडेशंस आए हुए हैं, थोड़ा सा कोविशील्ड की अगर बात कर रहा हूं तो वह जो है कोविशील्ड आप कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन कोवैक्सीन भी अगर ले रहे हैं, डिले अगर आप कर रहे हैं तो जो दूसरी डोज लेने के बाद जो प्रोटेक्शन आना है, दूसरे डोज लेने के बाद उतना आएगा। लेकिन अगर जब तक आपने सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए जो है 4 हफ्ते बाद जब भी आपको मौका मिले वह ले लेना चाहिए अगर कोवैक्सीन लगा रहे हैं, और 6 हफ्ते के बाद जब भी मौका मिले तो कोविशील्ड लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे वैक्सीन नहीं अवेलेबल है या किसी और कारण से जो है आप नहीं लगवा पाते हैं, इवन 2 या 3 महीने भी हो जाते हैं, तो भी जब भी आपको वैक्सीन मिल जाए उस समय आपको ले लेना चाहिए। ये है उसके पीछे जो साइंस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से जो है पूरी की पूरी जो है साइकिल को रिपीट करनी पड़ेगी कि 1 डोज अब 3 महीने हो गए, फर्स्ट डोज लिए हुए तो वो वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। वह जो है उसने आपकी बॉडी को सेंसिटाइज कर दिया है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर दिया है, थोड़े बड़े एंटीबॉडीज भी बन गए होंगे
ज्यादा नहीं बने होंगे, इसीलिए कि सेकेंड डोज के बाद ही जो है वो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं। जी हाँ। तो यानी एक दो हफ्ते या 8-10 दिन ऊपर नीचे हो भी गया तो भी दोनों डोज वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा डोज लीजिए, लेकिन समय रहते ले लीजिए, क्योंकि वो दूसरा डोज ही आपको एम्पलीफाई करता है और भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि जब आप मान लीजिए मैंने दोनों डोसेज लगा ली, अब मैं कब तक प्रोटेक्टेड हूं? ये वैक्सीन की 2 डोज का असर जो है कब तक रहेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की डेट तक हमारे पास कि कितने समय तक रहेगा इसका कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि कब तक प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन उतना नहीं है, जो प्रोटेक्शन है सीवियरिटी से प्रोटेक्शन है। ये सारे वैक्सीन का ये है। कई जगह तो जैसे यूएस में देते हैं तो उनको इन्फॉर्म करके देते हैं कि आपका इन्फेक्शन से कम ये है बचाव, सीवियरिटी से ज्यादा बचाव इस इन्फेक्शन में, तो ये है। बट कब तक सीवियरिटी से भी बचाव है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल डेटा के बेसिस पे कहा जा सकता है कि अभी चूंकि 6-7 महीने से ही, जनवरी से ही लगना शुरू हुआ है, उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, उसके डेटा पे कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक होना चाहिए इससे प्रोटेक्शन, अगर उस वेरिएंट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है उसके अगेंस्ट अगर हम दे रहे हैं तो यह होना चाहिए करीब साल भर तक। डेटा को देख के लगता है। तो आप कंक्रीट तो आप कह रहे हैं करीब 9 महीने से साल भर तक? जी हाँ, जो है हमारे पास। तो आप कह रहे हैं कभी 9 महीने से साल भर तक इसकी इफेक्टिविटी होगी। तो कहीं आपको लग रहा है कि जैसे ये फ्लू वैक्सीन का ट्रेंड होता है ना कि हर साल जो टारगेट ग्रुप सबसे वल्नरेबल ग्रुप है उनको हर साल एक बार लगाना पड़ता है, टीका लगवाना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये जो बूस्टर डोसेज या नए डोसेज हैं ये परहैप्स 1 साल के बाद हमको फिर से लगवाना पड़ेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि रियली इम्यूनिटी कैसी रहती है और वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर न्यू स्ट्रेन आते हैं म्यूटेशंस के बाद, अगर न्यू वेरिएंट आते हैं और जो कंप्लीटली पूरा एग्जिस्टिंग जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको अगर बाईपास कर देते हैं तो बिल्कुल नया वैक्सीन देना पड़ेगा, फिर वो बूस्टर नहीं होगा। अगर उसको बाईपास नहीं करते हैं तो एक शायद बूस्टर देके वो उसको एविडेंस जनरेट होने के बाद कि एक बूस्टर ही 2-3 साल तक काम कर सकता है, कैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जो है वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर इतना चेंजेस नहीं आते हैं, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि शिफ्ट और ड्रिफ्ट हम बोलते हैं, वह हर 6 महीने पे, और ये जो नए वैक्सीन का रिकमेंडेशन है वो इसलिए कि वो ड्रिफ्ट होता रहता है। और जब शिफ्ट हो जाता है मतलब एंटायर पूरा वायरस ही चेंज हो जाता है कि इवन नेचुरल इम्यूनिटी भी उसको जो है नहीं कर पाती, क्योंकि एज ए थंब रूल नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा बेटर प्रोटेक्शन देता है। उसमें भी बेटर प्रोटेक्शन देता है, इन्फ्लुएंजा में भी वैक्सीन के कंपेरिजन में। तो लेकिन सभी लोग, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोगों को जबरदस्ती एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एक्सपोजर होने के बाद खतरा है, सीवियरिटी होने की खतरा है, मौत होने की भी खतरा है। तो जिनको नहीं हुआ है उनके लिए तो वैक्सीन जो है रियली इस समय जो है बेस्ट ऑप्शन बचता है। ये हाँ, जो एविडेंसेस हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है आपने सही प्रोटेक्शन है उसका, और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेटर, उनमें सीवियरिटी होने के चांस अगर इन्फेक्शन होता भी है तो ऑलमोस्ट न के बराबर है इसमें, बट जीरो नहीं है, न के बराबर किसी वैक्सीन से जीरो नहीं है। तो इफ यू कंपेयर विथ योर नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ वैक्सीन, सो नेचुरल इन्फेक्शन इज प्रोवाइडिंग मच बेटर प्रोटेक्शन देन एनी वैक्सीन। या एनी वैक्सीन पर कहीं ना कहीं ये भी है कि ये वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है ये भी अलग है। पहले वेव से लेकर दूसरे वेव में अगर आप देखें तो वायरस का बिहेवियर ही अलग है, और वो जिस टारगेट ग्रुप या किसको अटैक कर रहा है उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज लग रहा है, शिफ्ट लग रहा है। तो हर कोई इसको समझ रहा है क्योंकि ये रियल टाइम में चल रहा है, हमारे पास एम्पेरिकल डेटा नहीं है। लेकिन मैं अगले सवाल पर जाना चाहूँगा डॉक्टर साहब, और ये बहुत लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं ये वैक्सीन की कॉकटेल कर सकता हूँ? चलिए पहले मैंने कोविशील्ड लगवा दिया, अब कोविशील्ड नहीं मिल रही तो मैं दूसरी डोज कोवैक्सीन के ले लेता हूं, या मैंने पहले जो है कोवैक्सीन लगवाई, अब कोवैक्सीन नहीं मिल रही, कोविशील्ड मिल रही है तो मैं कोविशील्ड लगा लेता हूं। ये हम कर सकते हैं क्या अदला बदली? नहीं, आज की डेट में यह रिकमेंडेड नहीं है। हो सकता है कल हो जाए जब एविडेंस जनरेट हो, और इस पे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, बट आज की डेट में हमें नहीं पता कि आप जो कॉकटेल बनाएंगे तो वह इफेक्टिव भी होगा कि नहीं, वह प्रिवेंट करेगा कि नहीं सीवियरिटी को, हमें नहीं पता कि वह सेफ कितना होगा। ये दोनों का ही डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज की डेट में जो रिकमेंडेशन है वह यह है कि नहीं, आप कॉकटेल नहीं कर सकते। और हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए, बिना एविडेंस का जो है
अब वो समय नहीं रहा कि संभावनाओं पे कर दे कि हो सकता है 2 वैक्सीन ये लगा लिया, 2 डोज कोविशील्ड का और 1 कोवैक्सीन का लगा लिया तो जो है बेटर प्रोटेक्शन दे देगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद लगा दिया तो बेटर प्रोटेक्शन दे देगा। काफी 1 साल में जो है काफी ज्यादा एविडेंस जनरेट हो चुका है और ये समय है कि हमें एविडेंस की को यूज करना चाहिए। सिर्फ जो है संभावनाओं पे अब बात करने का वो टाइम नहीं है। तो इसलिए आज की डेट में आपके सवाल का आंसर यही है कि रिकमेंडेड नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप बच्चों की बात करते हैं, जहाँ आप हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े लाइव, उससे पहले हमने ये खबर दर्शकों को बताई कि कोवैक्सीन की जो है, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके फेज 2 ट्रायल शुरू हो गए। 525 लोगों के ऊपर शुरू हो चुके हैं। 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में इनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है कि नहीं? तो आपके हिसाब से बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक मिलेगी? देखिए, ये एक अच्छा है क्योंकि कदम है, क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास कोई सेफ्टी का डेटा नहीं है, इम्यूनिसिटी का डेटा नहीं है, एफिकेसी का डेटा नहीं है। और जब तक डेटा ना हो तब तक जो है कि बच्चों में कितना सेफ है, सेफ के साथ साथ इफेक्टिव भी है कि नहीं, इनको देने की जरूरत है कि नहीं। तो इसलिए जो है जो अभी डीसीजीआई ने किया, अभी शुरू नहीं हुआ है बट जल्दी जो है ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। डीसीजीआई ने अभी कहा है कि उस पर ट्रायल करना चाहिए। तो ये जो ट्रायल के प्रोसीजर होते हैं, फेज 1 इसमें नहीं करना है, फेज 2 फेज 3 ट्रायल करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 3 to 6 मंथ का टाइम ले सकता है एविडेंस जनरेट करने में। अभी जो है तो ट्रायल जो जस्ट डीसीजीआई ने कहा है कि ट्रायल करनी चाहिए इस ग्रुप में। सो 2 to 18, अभी 2 to 18 वर्ल्ड में किसी ने भी किसी वैक्सीन के लिए नहीं किया है, फर्स्ट वैक्सीन के लिए होने जा रहा है। जैसे यूएस और कनाडा ने अभी अप्रूव भी किया हुआ है, तो 12 ईयर्स के एबव किया हुआ है, उसके नीचे के लोगों को नहीं किया हुआ है। ये तो रही साइंस की बात कि डेफिनेटली हमें जनरेट करना चाहिए। जी। रही वैक्सीन देने की बात, अभी अगर सेम वैक्सीन भी आ जाता है सेम स्ट्रेन के साथ, जिस तरीके का फेज 1 था हमारे कंट्री में, फेज 2 था या पूरी दुनिया में, तो जो भी ग्लोबल एविडेंस है वो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चों में ये अभी माइल्ड डिजीज है, सीवियर नहीं डिजीज है। बच्चे जो है उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने एडल्ट हुए हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 60% जो है सीरो सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एडल्ट से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं उस सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। बट बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज है। तो वैक्सीन जो है आज की डेट में अभी बच्चे प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। बच्चों को देने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बट एविडेंस जरूर जनरेट करना चाहिए कि कल अगर कोई खतरनाक वायरस आ गया और हमारे पास सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा है तो हम वायरस वैक्सीन में थोड़ा सा चेंज करके उसको लाया जा सकता है। फिर जैसे इन्फ्लुएंजा का हम हर साल क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते, देते रहते हैं कि कोई अगर खतरनाक वायरस आ गया, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव में हो सकता है कि ये, ऑल्दो उसका कोई बहुत बड़ा रेशनल नहीं है। न्यू स्ट्रेन जो है किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है एल्डरली के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाए, हो सकता है वो बहुत ही माइल्ड हो जाए कि किसी भी ग्रुप के लिए बहुत खतरनाक न हो। तो म्यूटेशंस किस करवट बैठेगा इसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नहीं तो इस टाइप की सेकेंड वेव नहीं आई होती अगर पहले से प्रेडिक्ट कर लिए होते। और हर कंट्री में आई, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे इजराइल हो, ब्राजील हो, कोई भी कंट्री का नाम लीजिए, आपके पड़ोसी जितने हैं हिंदुस्तान के, तो सब में आया। तो इस टाइप के कि कैसा म्यूटेशन होगा और कैसा वह होगा वह डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना बहुत पहले से। लेकिन इसको हमें मॉनिटर जरूर कर सकते हैं कि जब भी इस टाइप का म्यूटेशन हो रहा है, न्यू वेरिएंट आ रहा है, तो उसको जितनी जल्दी हम पता कर लें कि कम से कम हम एक्शन तुरंत शुरू कर दें उसके अनुसार। अगर बहुत ही विरुलेंट है, बहुत ही इन्फेक्शियस है, तो उस ढंग से हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर कम है तो उस ढंग से एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए जो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसको अगर हमें रियली समय रहते पता करें और समय रहते एक्शन लेना है, तो इसलिए जो है वैक्सीन का ट्रायल। जी डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, इसीलिए बच्चों पर एक दो सवाल हैं, उनको मैं जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं। एक कि अलग अलग वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन का काम चल रहा है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होगी, लेकिन क्या बच्चों को जब वैक्सीन आएगी तो भी अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग प्रयोग होगा? किसी का सिंगल डोज होगा, किसी का डबल डोज होगा। और ये भी कि एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि किस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल दो चीज है, एक तो एविडेंस जनरेट करना, साइंटिफिक एविडेंस जनरेट करना वह जरूरी है, और बिल्कुल अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग डोज शेड्यूल है। और क्लिनिकल ट्रायल में वही प्रूफ हुआ है कि किसी का सिंगल में
इतनी सेफ्टी एफिकेसी है तो वही फॉलो होगा। तो बच्चों में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का डोज शेड्यूल और शेड्यूल भी वही रहेगा। जिनका सिंगल डोज है सिंगल, डबल डोज है, कुछ वैक्सीन के ट्रिपल डोज के भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। इस समय जो दुनिया में 13 वैक्सीन लग रहे हैं वो सारे डबल डोज में है। रही बात आपने अगला किया था कि बच्चों की, आज की डेट में जो स्ट्रेन सर्कुलेशन में पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग ये 4 जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो चल रहे हैं, उनमें जो है बच्चों को प्रायोरिटी ग्रुप में मैंने पहले कहा कि नहीं देने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि बच्चों में ये डिजीज बहुत ही सीवियर नहीं है। एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, ओवरऑल जो है सीवियर नहीं है। अभी सीवियरिटी जो है एल्डरली कोमॉर्बिड कंडीशन और उसके बाद जैसे जैसे एज घटता जाता है सीवियरिटी क्या परसेंटेज कम होता जाता है। तो बच्चों में नहीं है, तो बच्चों प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। अगर उनको हम अभी देना शुरू करें तो वह जो है साइंस का दुरुपयोग कहा जाएगा, सदुपयोग नहीं कहा जाएगा, ये मानना है। एविडेंस की अगर हम बात करें, संभावनाओं की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया में 15 करोड़ से ज्यादा हो गए, इसलिए नहीं दिया सकता। कल नया वेरिएंट आ गया तो उसके अगेंस्ट आज जो हम वैक्सीन देंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर कोई खतरनाक वेरिएंट आ गया। इसलिए हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए, वेरिएंट को पता करना चाहिए क्या बच्चों के लिए कोई खतरनाक वेरिएंट आ रहा है, और उस समय इमीडिएट हमें तब देने से कोई फायदा होगा। पहले से देखे कि नया कोई वेरिएंट आ गया, अगर नया वेरिएंट आ गया तो इम्यूनिटी एस्केप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए जो है अभी की समय में जो है, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे जो फिलहाल जो है एक सर्टेन रिस्पांस दिखा रहे हैं, और मैंने भी देखा है कि बच्चे जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। 1-2 दिन में अगर उनको कोविड हो भी जाता है तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं बिना ज़्यादा दवाई खुराक के, किसी भी मदद के। ज़्यादातर यही देखा गया है। एक्सेप्शंस तो अलग बात है, वो तो हर केसेस में होते हैं। लेकिन आप आगे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन के बाद से, वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों के टीकाकरण के बारे में तब देखिए जब कोई ऐसा कोविड का स्ट्रेन आए जो कि बच्चों को अटैक कर रहा हो, तब उससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, इसको मैं जोड़ के आपसे कह रहा हूं 2 चीजें। एक, क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं? और ऐसे कौन कौन से जो कोमॉर्बिडिटीज हैं या कंडीशंस हैं जब आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते? तो दोनों का अगर आप साथ में जवाब दे दें। बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में अभी हम नहीं दे रहे हैं। हमारे पास सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है कि भ्रूण पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूएस में थोड़ा सा उन्होंने डेटा जनरेट किया है कि दिया जा सकता है, तो वहां दिया जा सकता है। अभी हमारे पास नहीं है, तो आंसर है नहीं इसका। और सेकंड क्वेश्चन था आपका क्या? सेकंड में कि किन बीमारियों में कोविड-19 का वैक्सीन नहीं दिया जा सकता? हाँ, कोमॉर्बिड कंडीशन, ऐसा कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है जिसमें नहीं दिया जा सकता है, सब में दे देना चाहिए। इवन जैसे कि किसी की जो है इम्यूनिटी कम है, कंप्रोमाइज स्टेजेस में बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन हो रही है, उनको भी देने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो किसी को भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों को जिनको फर्स्ट डोज से प्रॉब्लम है कि उनमें कुछ रिएक्शन हुए, उन्हीं को सिर्फ आज की डेट में एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन वही है जिनको फर्स्ट डोज में प्रॉब्लम है। जहां तक किसी को सीवियर एलर्जी है ये, तो वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दें, क्योंकि एडवर्स इवेंट को मैनेज करने के लिए व्यवस्था होती है अच्छे सेंटर्स में। और अगर किसी बहुत ही सीवियर एलर्जी है कुछ चीजों से, जैसे किसी ड्रग्स एलर्जी है कि लेते ही एनाफाइलेक्सिस हो जाता है, उनमें संभल के देना है सिर्फ हमें। और वह जो है किसी अच्छे सेंटर पे जाकर लगाए, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस अगर भी है, एनाफाइलेक्सिस होता है इमीडिएट ये रिएक्शंस, वह अगर होता है तो वहां मैनेज किया जा सकता है। तो ये जाकर के किसी अच्छे सेंटर पे अपने को बता दें, इन्फॉर्म कर दें। अदरवाइज कोमॉर्बिड कंडीशन जो है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है आज की डेट में। जी हाँ जी। डॉक्टर संजय राय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि अगर आप कोविड-19 को हरा चुके हैं, यानी कि आपको कोविड हुआ है और आप रिकवर कर चुके हैं, तो आपको वैक्सीन लगाने के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे कोविड नहीं हुआ उसे वैक्सीन की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको हो चुका है और जो कोविड से पार पा चुके हैं, उसे हरा चुके हैं, वो थोड़ा रुक सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर।